Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the third and the last part of हाइड्रोजन यूनिट। तो आज के इस पार्ट के साथ हमारी पूरी हाइड्रोजन वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट चालू करेंगे जो कि हमारी सेकेंड लास्ट यूनिट रहेगी। उसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर रह जाएगा जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो वो तो हम फटाफट से कर लेंगे, ज़्यादा उसमें हमें समझने लायक कोई बात नहीं है। पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड है जो कि हम बायो में भी पढ़ चुके हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप एक ऐप के थ्रू से इंस्टेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो जिसका नाम है डाउटनट। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले वाटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम हेवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह कैसे काम में ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे वाटर वाले टॉपिक से। हमें पता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मेजर पार्ट है वो वाटर का बना होता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 65% से लेके 70% तक हम ये मानते हैं कि वाटर होता है और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 95% तक वाटर पाया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का अर्थ की सरफेस पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे ओशंस में 97.33% वाटर है, जो हमारी सेलाइन लेक्स हैं, इनलैंड सीज हैं उसमें 0.008 ही है, पोलर आइस और ग्लेशियर्स जो हैं उनमें 2.04% है, ग्राउंड वाटर हमारा 0.61% है, लेक्स में 0.009% वाटर है, सॉइल मॉइस्चर जो है उसमें 0.005 है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो है उसमें 0.001 है और जो रिवर्स में पानी है वो सिर्फ 0.0001% है। तो बहुत सारा ऐसा पानी है जो हमारे पीने लायक है ही नहीं। पूरी अर्थ पे लगभग 1-2% वाटर ऐसा है जो हम पी सकते हैं। बाकी सब जो है जैसे ओशियंस में देख लो वो सब खारा पानी है तो जो हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हमें पता है कि वाटर एक कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है। अब कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की उसके कंडेंस फेज में, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में। वो किस वजह से होती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा है और इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा है। और ये सब चीज़ हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? H2S और H2SE से। नाउ अगर हम दूसरे लिक्विड्स के साथ इसका कंपेरिजन करें वाटर का, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब ज़्यादा है और यही प्रॉपर्टीज़ अलाउ करती हैं वाटर को कि ये पूरे बायोस्फीयर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। जैसे जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो कितना है? 18.0151, ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स पर मोल ही मान लेते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट जो है हमें पता है 273 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखें वाटर की तो वो है -285.9 किलो जूल्स पर मोल। अगर हम इसे हैवी वाटर से कंपेयर करते हैं तो हैवी वाटर का जो मास है वो होता है 20 ग्राम्स पर मोल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है D2O का वो 276.8 केल्विन होता है, यानी कि इससे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, 374.4 केल्विन, और उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहती है -294.6 किलो जूल्स पर मोल। अब जो हाई हीट है वेपराइजेशन की या जो हीट कैपेसिटी है वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स। उसकी वजह से जो लिविंग बींग्स का बॉडी टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट का मॉडरेशन है, वो कंट्रोल में रहता है। अब जो हमारा वाटर है वो बहुत सारे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए उनके लिए एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह काम में आता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ये पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ भी, जिसकी वजह से कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे अल्कोहल्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो पाते हैं, जो कि अदरवाइज नहीं हो पाए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो।
ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी वाटर की। अब वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गैस फेज में जो वाटर है वो एक बेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जिसका बॉन्ड एंगल रहता है 104.5 डिग्रीज, और OH बॉन्ड लेंथ जो रहती है वो होती है 95.7 पिकोमीटर। जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ए वाला, ये इसकी गैस फेज है। दूसरी तरफ लिक्विड फेज में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। अब ये जो दो और डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल को डाइपोल की फॉर्म में दिखा रखा है यहाँ पे, और ये इसकी ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की। ये हमारा जो है H मॉलिक्यूल आ गए दो, और ये हमारे O के लोन पेयर्स हैं। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वाटर की, वो कौन सी होती है हमें पता है? आइस, बर्फ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आइस है वो हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज होती है, लेकिन अगर बहुत कम टेम्परेचर हुआ तो ये क्यूबिक फॉर्म में कंडेंस हो जाती है। तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस जो है हमें हेक्सागोनल फॉर्म में मिलेगी, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर अगर हमने डाल दिया तो उसमें ये हमें क्यूबिक फॉर्म में मिलती है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए आप जब भी शरबत बनाते हो तो शरबत लिक्विड है, पानी है, उसमें आप जब आइस डालते हो तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। अब विंटर सीजन में जो आइस बनती है लेक्स की सरफेस पे, वो थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। वो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसको गर्मी देती है, क्योंकि वो एक लेयर बना लेती है ऊपर, जिससे उनको थर्मल इंसुलेशन मिल जाता है। और यही फैक्ट जो है वो काफी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का है। अब आइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जब बात हो ही गई है तो आइस जो है उसका बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड 3D स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। जब हमने आइस क्रिस्टल को एक्सरे से एग्जामिन किया तो हमें यह पता चला कि हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने चारों तरफ 4 और ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ रहता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और डिस्टेंस जो रहता है वो होता है 276 पिकोमीटर्स का। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो ग्रीन कलर के आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, और येलो या ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं वो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सपोज करो हम एक ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हरा वाला, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये यहाँ पे देखो इस वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, बीच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, लेकिन टेट्राहेड्रली ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा जो है वो ये वाला हो गया, और चौथा जो है वो यहाँ पे कहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ये वाला देख लो, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और चौथा यहाँ पे है, जो और अगर हम स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो वो चौथा भी हमें मिल जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से आइस जो है उसका एक ओपन टाइप स्ट्रक्चर रहता है, और बड़े बड़े होल्स रहते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको बीच बीच में बड़े बड़े होल्स। अब ये होल्स जो हैं वो बाकी मॉलिक्यूल्स जो अप्रोप्रिएट साइज के हैं उन्हें इंटरस्टिशियल तरीके से होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर आइस का और वाटर का। अब चलते हैं हमारे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो वाटर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला है इसका एम्फोटेरिक नेचर। अब इसकी एबिलिटी क्या है कि ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी, यानी कि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो ब्रॉन्स्टेड सेंस में अगर हम देखें तो ये NH3 के साथ एसिड की तरह एक्ट करेगा और H2S के साथ बेस की तरह एक्ट करेगा। किस तरीके से रिएक्शन होंगे इसके? H2O प्लस NH3 गिव्स अस OH माइनस प्लस NH4 प्लस। तो इसमें NH3 जो है हमारा बेस है, इसलिए वाटर इस रिएक्शन में एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन एक दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें, H2O प्लस H2S गिव्स अस H3O प्लस प्लस HS माइनस। तो यहाँ पे H2S एसिड है, इसलिए हमारा H2O जो है वो बेस की तरह काम करेगा। अब जब हम वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस कराते हैं, यानी कि सेल्फ आयनाइजेशन, तब क्या होता है? H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ये हमारा एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा? H3O प्लस, जो कि कॉन्जुगेट एसिड होगा इस बेस का, प्लस OH माइनस, जो कि कॉन्जुगेट बेस होगा इस एसिड का। ये मैं आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। देन नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। और वाटर जो है वो इजीली डाइहाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाता है अगर ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करे तो, जैसे 2H2O प्लस Na। अब Na जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये हमें देगा 2NaOH प्लस H2।
तो जो हमारा H2O है यानी कि वाटर जो है वो डाईहाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा सोर्स रहता है अगर हमें डाईहाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो। अब वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पे जो H2O है वो O2 में ऑक्सीडाइज हो गया। फ्लोरीन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तब भी ये O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे? 2F2 प्लस 2H2O गिव्स अस 4H प्लस प्लस 4F माइनस प्लस O2। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है वो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है। ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व कर पाता है, लेकिन कुछ कोवेलेंट और कुछ आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में हाइड्रोलाइज होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे P4O10 प्लस 6H2O ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अस 4H3PO4। इसी तरीके से जब हम SiCl4 को रिएक्ट करवाएंगे 2H2O से तो ये हमें देगा SiO2 प्लस 4HCl। क्लियर हो गया ये चीज? एक और रिएक्शन देख लेते हैं, N3 माइनस प्लस 3H2O, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, गिव्स अस NH3 प्लस 3OH माइनस। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो है वाटर का वो है हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। अब जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उससे हम बहुत सारे सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और इस तरह का एसोसिएशन जो रहता है वाटर का वो अलग अलग टाइप्स में रहता है। पहला टाइप रहता है हमारा कोऑर्डिनेटेड वाटर, जैसे कि CrH2O होल 6 होल 3 प्लस Cl माइनस, इसके 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई हमारी। तो इस तरह का जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो इस तरह की फॉर्म में हम वाटर का एसोसिएशन दिखा सकते हैं। दूसरा रहता है हमारा इंटरस्टिशियल वाटर, जैसे कि BaCl2 डॉट 2H2O। तो हमारा वाटर जो है वो इसके अंदर अटैच हो गया है, अलग से नहीं है। और थर्ड फॉर्म जो रहता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जैसे CuH2O होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस डॉट H2O। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में दिखता है हमें? CuSO4 डॉट 5H2O में। तो इस कंपाउंड में हमें इस तरीके से वाटर अटैच हुआ मिलता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे वाटर के टाइप्स पे। तो 2 टाइप होते हैं हमारे वाटर के, हार्ड और सॉफ्ट वाटर। तो जो हमारा बारिश का पानी होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, कुछ उसमें डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट रहती हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। अब ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से जब ये अर्थ की सरफेस पे फ्लो करता है तो ये बहुत सारे सॉल्ट्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। अब जब हमारे वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आ जाएं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट की फॉर्म में, तो वो हमारे वाटर को हार्ड बना देते हैं। और ये हार्ड वाटर जो है जब हम इसको सोप के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जो लेदर है यानी कि जो झाग है वो नहीं बन पाता है। अब दूसरी तरफ आता है हमारा सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर हमारा ऐसा वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो आसानी से हमें साबुन के साथ झाग दे देता है। अब जो हार्ड वाटर होता है हमारा वो सोप के साथ एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। अगर हम उसको सोप के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो वो स्कम यानी कि प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब कुछ सोप्स होते हैं हमारे जिनमें सोडियम स्टीयरेट प्रेजेंट होता है, यानी कि C17H35COONA। तो जब हम इस सोप को हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीयरेट जो है उसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। कैसे? प्लस M2 प्लस, ये हमारे सोल्यूबल सॉल्ट्स हो गए, इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया तो या तो हमें C17H35COONA होल ट्वाइस M मिल जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा, प्लस 2Na प्लस हमें मिल जाएगा। यहाँ पे M जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम है। क्लियर है? इसीलिए जो हार्ड वाटर है वो लॉन्ड्री के लिए अच्छा नहीं रहता है, और जो हमारे बॉयलर्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ख़राब साबित होता है, क्योंकि जो बॉयलर्स हैं हमारे उसमें इन सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब जो वाटर की हार्डनेस है वो भी 2 तरीके की होती है, टेम्पररी और परमानेंट। तो सबसे पहले हम टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करेंगे।
अब जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की वो किस वजह से होती है, अगर हमारे वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो तो अब हम इसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी है तो हम आसानी से इसको रिमूव कर पाएंगे। तो इसको रिमूव करने के दो मेथड्स हैं, पहला है बॉइलिंग, दूसरा है क्लार्क्स मेथड। तो बॉइलिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारा सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी कि MgHCO3 होल ट्वाइस, उसको हम इनसोल्यूबल MgOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि MgHCO3 होल ट्वाइस, उसको हम इनसोल्यूबल CaCO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। Now it is because of high solubility product of MgOH whole twice as compared to that of MgCO3 that MgOH whole twice is precipitated. अब यहाँ इस वाले केस में हमारा MgOH whole twice क्यों precipitate हो रहा है, क्योंकि अगर हम उसका solubility product देखें MgCO3 के कंपैरिजन में तो ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो precipitate हो जाता है। अब ये जो precipitate बने इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारा बाकी बच जाएगा फिल्ट्रेट वो हमारा सॉफ्ट वाटर रहेगा, जिसमें हमारा ना MgHCO3 होल ट्वाइस होगा और ना ही CaHCO3 होल ट्वाइस होगा। अब ये रिएक्शन जो होता है वो किस तरीके से होगा, MgHCO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट कराएंगे तो वो MgOH होल ट्वाइस प्लस 2CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब CaHCO3 होल ट्वाइस को हीट कराएंगे तो वो CaCO3 के फॉर्म में हमें प्रेसिपिटेट दे देगा, और इसके अलावा हमारा H2O प्लस CO2 भी रिलीज हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है क्लार्क्स मेथड। इस मेथड में कुछ अमाउंट जो है लाइम का उसे हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और बाद में हम उनको फिल्टर कर देते हैं। कैसे, CaHCO3 होल ट्वाइस, तो इसमें जब हम CaOH होल ट्वाइस मिलाएंगे यानी कि लाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 2CaCO3 प्लस 2H2O। तो ये प्रेसिपिटेट आ गया, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो जो हमारा वाटर बचा वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर MgHCO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट है वाटर में, उसमें हमने 2CaOH होल ट्वाइस यानी कि लाइम ऐड किया, तो हमारा 2CaCO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस प्लस 2H2O मिल जाएगा। तो ये दोनों प्रेसिपिटेट हमारे अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी परमानेंट हार्डनेस पे। तो परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, अगर हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, वो भी किस फॉर्म में, या तो क्लोराइड की फॉर्म में या सल्फेट की फॉर्म में, तो हमारा वाटर जो है वो परमानेंट हार्डनेस शो करेगा। परमानेंट हार्डनेस जो है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी। उसको रिमूव करने के कुछ और मेथड्स हैं हमारे, तो वो पढ़ लेते हैं। पहला मेथड है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम वॉशिंग सोडा से उसको ट्रीट कराएंगे तो हमारी परमानेंट हार्डनेस निकल सकती है। कैसे, वॉशिंग सोडा जो है वो सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करके इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स बना देता है। जैसे MCl2 है हमारा, M जो है वो मेटल हो सकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो चाहे वो कैल्शियम हो। इसमें जब हमने Na2CO3 मिलाया तो हमारा MCO3 प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा प्लस 2NaCl मिल जाएगा। अगर हमारे सल्फेट प्रेजेंट है, उसमें हमने Na2CO3 मिलाया तो हमारा अगेन MCO3 बनेगा प्लस Na2SO4 बन जाएगा। फिर वही करेंगे हम, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट करके निकाल दें। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है काल्गन्स मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो होता है यानी कि Na6P6O18 जिसको हम काल्गन बोलते हैं, इसको हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जो हमारे काल्गन है ये वाटर में ऐड होके 2Na प्लस प्लस Na4P6O18 2 माइनस वाले आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। फिर जब हम इस आयन को M2 प्लस से रिएक्ट करवाएंगे, जहाँ पे M हमारा मैग्नीशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा Na2MP6O18 होल 2 माइनस प्लस 2Na प्लस। तो ये अलग हो जाएगा हमारा, जिसमें हमारा मेटल भी आ गया। अब जो कॉम्प्लेक्स अनायन है ये Mg2 प्लस और Ca2 प्लस आयंस को सोल्यूशन में रख लेता है। क्लियर हो गया। तीसरा मेथड जो है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का वो है आयन एक्सचेंज मेथड। तो इस मेथड को हम जियोलाइट
या परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है वो जियोलाइट या परम्यूटेड की तरह एक्ट करता है। अब जो हमारा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है उसका फॉर्मूला होता है NaAlSiO4। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको NaZ लिख लेते हैं। AlSiO4 को हमने Z में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा सोडियम जियोलाइट एक तरह से। तो जब हम इसको हार्ड वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा, 2NaZ प्लस M2 प्लस गिव्स अस MZ2 प्लस 2Na प्लस। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाएगा। अब जो परमिटेड या जियोलाइट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है जब उसमें सारा सोडियम कंज्यूम हो जाए। फिर उसको अगर हमें रीजनरेट करना है तो उसे हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के थ्रू ट्रीट कराते हैं। जैसे MZ2 जो है उसमें अगर हमने 2NaCl ऐड किया तो हमारे पास वापस से 2NaZ प्लस MCl2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रीजनरेट करा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सिंथेटिक रेजन्स मेथड। आजकल हार्ड वाटर जो है उसे सॉफन अप करने के लिए हम सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स यूज करते हैं। ये मेथड जो है वो काफ़ी एफिशिएंट रहता है बजाय के हमारे आयन एक्सचेंज मेथड यानी कि जियोलाइट प्रोसेस से। इसमें क्या होता है, जो कैटायन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं उसमें बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं SO3H ग्रुप के साथ, जो कि वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। अब जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजन होता है यानी कि RSO3H, उसे हम RNA में कन्वर्ट करा देते हैं NaCl से उसको ट्रीट करा के। अभी जो रेजन है वो Na प्लस आयन्स को Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयन के साथ एक्सचेंज करा लेता है, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है हमारे, जिससे हमारा वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे R का मतलब रेजन एनायन है। तो जैसे हमारा RNA लिया हमने 2 मॉलिक्यूल प्लस M2 प्लस, तो ये क्या बना लेगा हमारा R2M प्लस 2Na प्लस। तो ये एक्सचेंज कर लेगा, M को अपने अंदर ले लेगा और Na को वाटर में छोड़ देगा। अब इस रेजिन को भी अगर हमें रीजनरेट करना है तो वही हम एक्वस NaCl सोल्यूशन को ऐड करके इसको रीजनरेट कर लेंगे। अब जो हमारा प्योर डीमिनरलाइज या डी आयनाइज वाटर होता है उसमें कोई भी सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते, और उसको अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगर हम वाटर को एक कैटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू सक्सेसिवली पास करा लेते हैं तब हमें डीमिनरलाइज वाटर हमारा मिल जाएगा। तो कैटायन एक्सचेंज जो होता है उसमें H प्लस आयन की फॉर्म में ये पास होता है और एनायन एक्सचेंज में OH माइनस की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2RH प्लस M2 प्लस गिव्स अस MR2 प्लस 2H प्लस। तो हमारे सारे मिनरल्स जो भी हैं वो यहाँ पे रेजिन में ही रह जाएंगे और बाहर जो हमारा वाटर निकल के आएगा वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होगा। Now in this cation exchange process, H plus exchanges for Na plus, Ca2 plus, Mg2 plus and other cations present in water. तो इस कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है, जो भी कैटायंस हमारे वाटर में प्रेजेंट है उनको एक्सचेंज करके हम उनकी जगह H प्लस आयन को ला देते हैं। अब इस प्रोसेस की वजह से प्रोटॉन जो है वो रिलीज होता है और वाटर जो है वो हमारा एसिडिक हो जाता है। दूसरी तरफ आता है हमारा एनायन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, RNH2 plus H2O gives us RNH3 plus dot OH minus, और फिर इस वाले RNH3 plus dot OH minus को हम X माइनस से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है RNH3 plus dot X माइनस प्लस OH माइनस हमारा रिलीज हो जाता है। तो इस केस में हम कुछ आयंस जो हमारे प्रेजेंट है वाटर में जैसे Cl माइनस, H3O माइनस, SO4 माइनस, उनको हम रेजिन में ले लेते हैं और उनकी जगह हम OH आयंस वाटर में प्रोवाइड करवा देते हैं। अब ये जो OH माइनस आयंस लिबरेट हो रहे हैं ये H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स अस H2O। अब जो हमारा कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड एग्जॉस्ट हो गया है उसको जब हमें रीजनरेट करना होता है तो कैटायन वाले को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रीजनरेट कराएंगे और एनायन वाले को हम एल्कली सॉल्यूशंस के थ्रू रीजनरेट करा दें। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हैवी वाटर, जिसको हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हैवी वाटर है इसको हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर की तरह काम में लेते हैं, या फिर अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स की स्टडी करनी है तो उसमें हम एक्सचेंज रिएक्शंस में भी इसको काम में ले सकते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो हम वाटर का एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें,
और दूसरा तरीका क्या है, कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें D2O जो है वो बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है। इसको हम दूसरे ड्यूटेरियम कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। कैसे? जैसे CaC2 प्लस 2D2O, तो हमारे पास आ जाएगा C2D2 प्लस CaOD होल ट्वाइस 2। या फिर जब हम इसको SO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा D2SO4, जैसे H2SO4 आता है वैसे ही। फिर जब हम Al4C3 से 12D2O को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3CD4, जैसे CH4 आता है, प्लस 4AlOD होल थ्राइस, जैसे OH होल थ्राइस आता है उसी तरीके से। क्लियर हो गया? ज्यादा इसके बारे में है नहीं। लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो डाईहाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह कैसे काम में ले सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब जो डाईहाइड्रोजन है, जब हम उसको कंबस्ट कराते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है वो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूं मैं आप लोगों को। जैसे एनर्जी जो रिलीज हो रही है डाईहाइड्रोजन के थ्रू गैसियस स्टेट में पर मोल, वो रहती है 286, लिक्विड फॉर्म में रहती है 285। तो जो LPG है उसमें 2220 होती है। फिर CH4 गैस जो है उसमें 880 रहती है, और ऑक्टेन जो कि लिक्विड स्टेट में है वो रिलीज करता है 5511 किलो जूल्स पर मोल। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अलग अलग तरीके से रिलीज होती है। मतलब डाईहाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में इतनी ही रिलीज कर पाता है, लेकिन ऑक्टेन की फॉर्म में 5511 रिलीज कर पाता है। दूसरी तरफ अगर ग्राम्स में हम देखें तो ये एनर्जी रिलीज होती है 143, और ये वाली एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ 47। तो ये बात क्लियर है कि मास फॉर मास बेसिस पे अगर हम देखें तो डाईहाइड्रोजन जो है वो पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, लगभग 3 गुना ज्यादा। दूसरी तरफ डाईहाइड्रोजन के कंबशन में जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेट्रोल के कंबशन से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे काफी कम होते हैं, तो पोल्यूशन भी कम कर रहा है। नाउ द ओनली पोल्यूटेंट्स विल बी द ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी विद डाईहाइड्रोजन। अब जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं डाईहाइड्रोजन के कंबशन पे वो कौन से होते हैं? सिर्फ जो डाइनाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं वो, क्योंकि डाईहाइड्रोजन में जो डाइनाइट्रोजन है हमारा वो इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट रहता है, इस वजह से वो रिलीज होता है, वरना वो भी रिलीज नहीं हो। ऑफ कोर्स इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम कुछ अमाउंट वाटर का जो है वो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर दें, जिससे टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा और डाइनाइट्रोजन और डाईऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन है वो हो नहीं पाएगा, तो हमारी ऑक्साइड्स बनेंगी ही नहीं। लेकिन जो मास है कंटेनर्स का जिसमें हम डाईहाइड्रोजन रखते हैं उसे हमें कंसिडर करना जरूरी है। जैसे एक सिलेंडर ले लिया हमने कंप्रेस्ड डाईहाइड्रोजन का, उसका वेट जो है वो लगभग 30 गुना ज्यादा होगा बजाय के एक पेट्रोल टैंक के जिसमें सेम अमाउंट है एनर्जी का। दूसरी तरफ जो डाईहाइड्रोजन गैस है उसे हम लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं अगर हम उसे 20 केल्विन तक कूल करा दे तो। इसके लिए लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक चाहिए। अब कुछ टैंक्स होते हैं मेटल अलॉयज के, जैसे Na-Ni5 या फिर Ti-Ti-H2 या फिर Mg-Mg-H2। इनको हम डाईहाइड्रोजन के स्टोरेज में काम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, स्मॉल क्वांटिटीज ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स खोजने में लगे हुए हैं जिससे हम डाईहाइड्रोजन को एक एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाएँ। अब जो हमारी हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है इस मामले में जो खोजा गया है। Now the basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen। तो जो प्रिंसिपल है हाइड्रोजन इकोनॉमी का वो क्या है कि एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कर रहे हैं हम वो लिक्विड या गैसियस डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में करें। अब एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी का कि जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में हो रही है, न कि इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में। तो ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है जिसमें फ्यूल के फॉर्म में डाईहाइड्रोजन को हमने यूज किया है। और ये कब लॉन्च हुआ था? हमारा अक्टूबर 2005 में। और इसके थ्रू हमने जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उन्हें रन कराया था। सबसे पहले हमने सिर्फ CNG में 5% डाईहाइड्रोजन जो है वो मिक्स किया था और फिर इसको हमने 4 व्हीलर व्हीकल्स के लिए यूज किया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने डाईहाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसे बढ़ाया जिससे हम एक ऑप्टिमम लेवल तक आ पाए। आजकल डाईहाइड्रोजन को हम
इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए जो फ्यूल सेल्स आते हैं उनमें भी काम में ले रहे हैं। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में कुछ और डाईहाइड्रोजन के सेफ सोर्सेज जो हैं उन्हें हम पता कर पाएंगे, जिससे हम डाईहाइड्रोजन को एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर पाए। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी हाइड्रोजन वाली यूनिट जो कि मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा दी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। नेक्स्ट यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन वाली। सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे रिएक्शंस जो है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।